आज की जो कहानी है ये है राजस्थान प्रदेश के उदयपुर शहर की। उदयपुर जो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत चर्चित है। 20 जनवरी 2024 से इस कहानी की शुरुआत होती है। पुलिस की एक टीम शहर में जितने भी अवैध हथियार डीलर्स थे इन सभी की खोजबीन में जुटी थी। जगह जगह छापे पड़ रहे थे और इस दौरान एक शख्स पकड़ा जाता है जो कि अवैध तरीके से हथियारों को बेचा करता था। इस शख्स को पकड़ने के बाद पता लगता है कि उसका एक मेन डीलर भी है और इस मेन डीलर तक भी पुलिस पहुंच जाती है। जब मेन डीलर के पास पुलिस पहुंचती है तो पुलिस इस मेन डीलर से सारे ही डिटेल निकलवाने की कोशिश करती है कि उसने अब तक किन किन लोगों को अवैध तरह से हथियारों की तस्करी करी है। इसके बाद कुछ नाम सामने आते हैं। जगह जगह पुलिस के पूरी टीम जो होती है वो छापे मारती है और सारे हथियारों को वो जब्त करने लगती है। इस लिस्ट में एक नाम था जो नाम था राहुल पंडित के नाम से। अब पुलिस की निगाहें इस नाम पे आकर टिक जाती है कि कोई पंडित हथियार क्यों खरीदेगा और उसे हथियार की ज़रूरत क्या होगी। डीलर से पूछा जाता है कि तुमने इस पंडित को हथियार क्यों बेचे थे। डीलर का कहना था उसे कुछ पता नहीं है, लेकिन जहाँ पे उसने हथियार की डिलीवरी कराई थी वो पता उसके पास था। अब इसके बाद पुलिस की टीम को वो जो पता बताता है उस पते पे जा करके राहुल नाम के इस शख्स से पुलिस की टीम पूछताछ करती है, छानबीन करती है कि उसने क्यों अवैध तरीके से हथियार लिया। राहुल साफ वहाँ पे कहता है कि मैंने हथियार तो लिया है लेकिन इसके पीछे मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस हथियार ले लिया मैंने और इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। पुलिस को लगता है हो सकता है कई लोग ऐसा करते हैं, पंडित था वो पेशे से, लेकिन हो सकता है कि अपने आप से उसका कभी मन चाहा होगा और उसने इस तरह से हथियार ले लिया। राहुल ये भी कहता है कि वो हथियार मेरे पास अब भी है, आप चाहो तो आपको मैं वो हथियार सौंप देता हूँ। राहुल पुलिस को हथियार सौंप देता है और ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन हथियार देने की प्रक्रिया जो होती है उसके लिए राहुल को थाने आना पड़ता है। थाने जब राहुल आता है तब यहाँ पे काफ़ी सारे और भी पुलिस स्टाफ होते हैं, पुलिस कांस्टेबल होते हैं। इनमें से एक पुलिस कांस्टेबल जैसे ही थाने से राहुल बाहर निकलता है वैसे ही अपने सर को बताता है, अपने बॉस को बताता है कि इस राहुल को मैं जानता हूँ, पेशे से ये एक पंडित है और दिल्ली के ही एक मंदिर में ये पुजारी के तौर पे काम करता है। इसके बाद जो सीनियर होते हैं इस कांस्टेबल के, पुलिस कांस्टेबल के, वो पूछते हैं कि तुम इसे कैसे जानते हो। तब वो यूं ही कैजुअली बताता है कि अभी से लगभग 4 साल पहले, क्योंकि ये कहानी जो है 2024 में सामने आई थी, लगभग 2020 का समय था, जून का महीना था, एक महिला थाने आई थी और इस व्यक्ति इस राहुल पंडित के लिए शिकायत कर रही थी, क्योंकि वो महिला इसके साथ, इस पंडित के साथ में, राहुल के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। दोनों के बीच में कुछ झगड़े को लेकर के मनमुटाव हुआ था और इसकी शिकायत करने के लिए महिला थाने आई थी। मामले को रफा दफा कर दिया गया था, दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद से वो महिला कभी भी दिखाई नहीं दी, कभी यहाँ भी नहीं आई और ना ही इस पंडित के साथ वो कभी दिखाई दी। 4 साल इस बात को हो चुके हैं। अब यहाँ से जो सीनियर थे पुलिस के, उनका दिमाग ठनकता है। वो सोचते हैं कि जो ये महिला थी, जो लिव इन में इसके साथ रहती थी, वो अचानक से कैसे गायब हो सकती है। अब इसके बाद उस महिला को खोजने की एक सर्च ऑपरेशन शुरू की जाती है। पहले तो शुरुआती तौर पे इस राहुल का पता लगाया जाता है कि ये किस तरह का इंसान है, किस तरह का इसका दिनचर्या है, सब कुछ पता लगाती है टीम। उसके बाद वो कहाँ रहता है, उसके आस पड़ोस का के जो लोग होते हैं उनसे जांच पड़ताल करती, पूछताछ करती, इस महिला के बारे में जानकारी निकाली जाती है। लेकिन सभी लोगों का यही कहना था कि पिछले 4 साल से ये महिला दिखाई नहीं दी है इस राहुल के साथ। इसके बाद पुलिस निर्णय लेती है कि अब जो महिला थी इसके परिजनों से पूछताछ की जाए। अब पुलिस की पूरी टीम थोड़ी और छानबीन करती है, थोड़ी और पूछताछ करती है, डिटेल्स निकलवाती है, तो पता लगता है कि राहुल के साथ जो महिला रह रही थी इसका नाम था भानु प्रिया।
भानुप्रिया के रिश्तेदारों के बारे में जानकारी निकाली जाती है। इसकी एक बहन है जिसे जा करके पुलिस की टीम पूछताछ करती है कि आपने आपकी बहन से कब आखिरी बार बात की थी। तो भानुप्रिया की बहन भी ये बताती है कि उससे बात मेरी आखिरी बार 4 साल पहले हुई थी, क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। इस बात से काफ़ी सारे लोग हमारे परिवार के नाराज़ थे और नाराज़गी का कारण ये भी था कि वो जो महिला थी वो पहले से शादीशुदा थी और फिर बाद में राहुल के साथ लिव इन में रहने लगी थी। तब पुलिस की जो टीम होती है उसका और शक जो होता है वो बढ़ जाता है। अब भानुप्रिया के बारे में जब कोई जानकारी नहीं मिलती है, भानुप्रिया खुद भी नहीं मिलती है, तो इसके बाद अब राहुल से पूछताछ करने का फैसला लिया जाता है। पुलिस की पूरी टीम राहुल को थाने बुला लेती है। थाने बुलाने के बाद उससे पूछताछ किया जाता है। पूछताछ थोड़ी सख्ती से जब की जाती है तब तोते की तरह राहुल अब एक कहानी बताना शुरू करता है। कहानी अपने आप में ही इतनी खौफनाक है। कहानी की शुरुआत 4 साल पहले से होती है, 20 जून 2020 से। राहुल बताता है कि दिल्ली में एक मंदिर है, दिल्ली गेट हनुमान मंदिर के नाम से। यहीं पे मैं पुजारी के तौर पे कार्य किया करता था। एक दिन एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ इस मंदिर में आती है शाम के समय और वो बैठकर लगातार इस मंदिर में रोए जा रही थी। जब मेरी नज़र उस महिला पे पड़ी, वो महिला सुंदर थी, परेशान थी, बच्चे भी साथ में थे। तब मैंने उसके परेशानी का कारण पूछने की कोशिश की। जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, रो क्यों रही हो, तो ये जो महिला थी इसका नाम था भानुप्रिया। भानुप्रिया ने पहले अपना नाम बताया, फिर इसके बाद उसने अपना पता बताया और उसने अपनी परेशानी भी बताई कि मेरे पति से बराबर मेरी लड़ाई होती है और जिसकी वजह से मैं उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। हमारा जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये दोनों बच्चे हमारे हैं और लड़ाई झगड़ा करके मैं बहुत परेशान होकर घर से बाहर निकल गई हूँ दोनों बच्चों को लेकर के। अब कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं है। मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ। काफ़ी समय से हम भटक रहे हैं, हमने खाना भी नहीं खाया है। अब इंसानियत के नाते ये जो राहुल था ये भी परेशान होता है, उस महिला की मदद करने की कोशिश करता है, उसे खाना देता है, बच्चों को भी खाना देता है। खाना पीना खिलाने के बाद इंसानियत के नाते वो कहता है कि तुम इस मंदिर में रुक सकती हो। ये महिला 2 से 3 दिन उसी मंदिर में रुकती है और उसके बाद चली जाती है। महिला जब इस मंदिर से चली जाती है, राहुल का अपना एक रूटीन था कि उसे पूजा पाठ करना है, मंदिर में समय आना है, समय जाना है, इस तरह का वो अपना काम कर रहा था। लेकिन अचानक महिला 3 दिन बाद फिर वापस आ जाती है। वापस आने के बाद वो इस शख्स से, राहुल से मिलती है, बातचीत करती है, क्योंकि वो पहले से इतना मदद कर चुका था कि वो काफ़ी सारी अपनी जो बातें हैं वो राहुल से शेयर कर पा रही थी। अब वो कहती है कि मेरे पति से मेरा अलगाव हो गया है, डिवोर्स हो गया है और मैंने अपने बच्चे भी उसे सौंप दिए हैं क्योंकि मैं उसका पालन पोषण नहीं कर सकती हूँ। तो अब मैं बिल्कुल ही फ्री हो गई हूँ और अब मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं लग रहा है। तुम ही एक इकलौते मेरे दोस्त हो इस शहर में, इस वजह से ये सारी बात मैं तुमसे कर पा रही हूँ। राहुल चूँकि पहली नज़र में ही वो खूबसूरत थी तो उसे मन ही मन चाहने लगा था। इस वजह से राहुल ने अपने मन की बात कही कि अगर तुम सेपरेट हो चुकी हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि राहुल की भी शादी नहीं हुई थी। अब यहाँ से एक प्यार की शुरुआत होती है भानुप्रिया और राहुल पंडित के बीच में। ये दोनों अब एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पे लेते हैं। राज समर्थ इस अपार्टमेंट का नाम था। यहाँ पे जाकर दोनों रहना शुरू कर देते हैं और राहुल पंडिताई छोड़ करके एक चाय का बिजनेस शुरू कर देता है। वो चाय पत्ती जो होती है उसका डीलर बन जाता है। दोनों की ज़िंदगी आराम से बीत रही थी, लेकिन सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा ही था, वैसे ही लॉकडाउन का समय आ जाता है। अब लॉकडाउन के समय ये जो राज समर्थ अपार्टमेंट था, यहाँ से लोग जैसे ही पता लगता है कि लॉकडाउन लग चुका है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, आने जाने के जितने मार्ग हैं वो बंद हो रहे हैं, तो इस अपार्टमेंट में और भी जो फ्लैट्स में लोग रहते थे वो धीरे धीरे करके अपने जो पैतृक निवास है वहाँ जाने की कोशिश करने लगते हैं और एक तरह से ये मल्टीपुरी खाली होने लगती है। अब दोनों
और भी ज़्यादा इस मल्टी में अकेले थे और राहुल के पास भी अब कोई काम था नहीं, क्योंकि उस समय बिजनेस, दुकानें सब कुछ बंद थी, किसी को भी बाहर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी। तो इस वजह से राहुल भी अब घर पे ही रहने लगता है और 24 घंटे ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब राहुल की एक परेशानी ये थी कि राहुल को मिर्गी के दौरे आते थे। जब मिर्गी के दौरे आते थे उसके बाद धीरे धीरे भानुप्रिया और राहुल में इस बात को लेकर के झगड़ा होना शुरू हो गया। वैसे भी दोनों जब साथ में 24 घंटे रहते थे तो दोनों ही किसी न किसी छोटी ना छोटी बात पे झगड़ा लड़ाई करते ही रहते थे। ये झगड़ा शुरुआत में तो बहुत छोटा मोटा होता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, लॉकडाउन बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इनके झगड़े भी बढ़ते चले जाते हैं। अब राहुल को एक दिन 20 जनवरी को रात 8 बजे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रात 8 बजे खाना खाने का समय था। राहुल को भानुप्रिया ने खाना दिया था और उस दौरान ही कुछ ऐसी बात कही जिसकी वजह से राहुल को बहुत गुस्सा आ गया। उस दौरान राहुल ने गुस्से गुस्से में भानुप्रिया का गला दबा दिया और गला इतनी तेज़ी से दबाया कि उसकी मौत हो गई। गुस्से में उसने ऐसा किया था, उसने कोई प्लानिंग के तहत ये सब कुछ नहीं किया था। अब वो जब भानुप्रिया को टटोलता है, देखता है, उसकी नब्ज को जांचता है, तब भानुप्रिया की सांसें बंद हो चुकी थी। अब राहुल परेशान हो जाता है, वहीं पे बैठा रहता है, 1-2 घंटे उसी कमरे में गुजारता है और अब सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस लाश का करना क्या है। वैसे ही उसका जो मोबाइल पास में ही रखा था उसे वो उठाता है और उस पर सर्च करना शुरू करता है। उसे क्राइम की न्यूज़ देखने काफ़ी ज़्यादा पसंद थे और क्राइम पेट्रोल शो वो काफ़ी ज़्यादा देखा करता था। जैसे ही क्राइम पेट्रोल का चैनल वो यूट्यूब पे स्टार्ट करता है, उसका फर्स्ट एपिसोड ही 774 एपिसोड फ्लैश होने लगता है, दिखाई देने लगता है। वो उसे क्लिक करता है और देखना शुरू करता है। इस शो में स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रहा था कि एक नीले रंग के जो ड्रम है उसके अंदर एक महिला की लाश को किस तरह से ठिकाने लगाना है ये बताया जा रहा था। ये किसी और घटना पे आधारित कहानी थी जिसको क्राइम पेट्रोल में दर्शाया जा रहा था। अब यहीं से राहुल को आइडिया लगता है कि अब उसे क्या करना है, लाश को ठिकाने कैसे लगाना है। अब वो चूँकि लॉकडाउन के समय सभी जगह बंद थे, कंस्ट्रक्शन का काफ़ी सारे जगहों पे काम हो रहा था, तो वो अब सीमेंट को खरीदने की कोशिश करता है। और जहाँ पे वो रहता था वो एक छोटा सा एरिया था, तो वहाँ इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी, चीज़ें मिल जाया करती थी आसानी से। तो उसने एक व्यक्ति से 1 बोरा सीमेंट खरीद लिया, क्योंकि इस एपिसोड में भी दिखाया गया कि कैसे एक लाश को सीमेंट के अंदर छुपा दिया गया, एक ड्रम के अंदर। इसके बाद वो 1 बोरे को सीमेंट को ला करके अपने फ्लैट में रखता है। उसके बाद एक ड्रम का इंतज़ाम करता है, ड्रम भी उसको घर में ही मिल जाता है। ड्रम के अंदर पहले तो वो कचरा वगैरह रखता था, बर्तन रखता था जो कि एक्स्ट्रा हुआ करता था, वो सारे बर्तन को बाहर निकाल देता है, ड्रम को पूरा खाली कर देता है और अब इस सीमेंट का पेस्ट बना लेता है और ड्रम के चारों तरफ लगाता है। ड्रम के चारों तरफ लगाने के बाद भानुप्रिया की लाश को इसके अंदर भर देता है और ड्रम को ऊपर से बिल्कुल फिक्स कर देता है सीमेंट से। अब उसे लग रहा था कि उसकी परेशानी का निवारण हो गया है, उसने जो सोचा था कि लाश को ठिकाने लगाना है वो उसने लगा दिया है। होता भी ऐसा ही है, क्योंकि किसी को भनक नहीं लगती है, क्योंकि कोई भी मल्टी में था ही नहीं, उसके अलावा एक दो लोग ही थे जिनको ज़्यादा मतलब थी नहीं राहुल से, तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगता है। सीसीटीवी कैमरे उस समय इस मल्टी में थे नहीं। इसके बाद वो फिर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। अब वो चाय पत्ती का डीलरशिप छोड़कर फिर से पंडिताई का काम करना शुरू कर देता है। वो मंदिरों में जाता था, पूजा पाठ करता था, अपने की गई गलती की माफ़ी भी मांगता था, क्योंकि उसको पता था कि उसने कुछ गलत काम किया है, किसी को मारा है। ऐसे करते करते वो 2 साल बीत जाते हैं। लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, मल्टी में कुछ लोग वापस आ चुके थे और ये जो जिस ऑनर का फ्लैट था वो ऑनर भी इस मल्टी में ही आ गया था किसी काम से। जब वो ऑनर इस मल्टी के इस फ्लैट में जो कि राहुल को दे रखा था उसने किराए पे, उसके पास में ही रहना शुरू कर देता है। अब एक दिन इस फ्लैट से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी। इस फ्लैट को राहुल को दिया था, ये ऑनर को पता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने राहुल को कॉल लगाया और कहा कि तुम अपने घर की थोड़ी सफाई कर लो, क्योंकि इस घर से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही है। 2 साल बाद की बात है, 2022 की।
अब राहुल घर आता है, चूँकि उसको पता था कि ये बदबू कहाँ से आ सकती है। उसने यहाँ पे एक गलती क्या की थी, ये बदबू आने का कारण ये था कि जो ड्रम था उसके नीचे के लेयर पे उसने कोई भी सीमेंट नहीं लगाया था, जिसकी वजह से जब ऊपर से सीमेंट और लाश उसने भरी तो नीचे से ये टूटने लगा, और टूटने के बाद नीचे से लाश भी ओपन थी, इस वजह से उसके कुछ पार्ट्स जो सड़ रहे थे उसकी जो बदबू थी वो रूम में फैल रही थी काफ़ी तेज़ी से और रूम के बाहर भी जा रही थी। अब राहुल ने पहले तो ये सोचा कि रूम की साफ़ सफाई कर देता हूँ ताकि ऑनर को ना पता लग जाए कि मैंने क्या किया है। 2 साल पहले उसने पूरे रूम की कमरे की अच्छे से सफाई कर दी, लेकिन फिर भी वो बदबू जब नहीं जाती है तो इसके बाद अब राहुल परेशान होने लगता है। अब वो तरकीब ढूंढने लगता है कि इस लाश को, इस ड्रम को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। अब इसके लिए वो मदद लेने की कोशिश करता है इसी घर के मकान मालिक से। मकान मालिक को घर में बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि आप ही के इस मकान में मैंने एक युवती को मार दिया है, यानी एक महिला का हत्या किया है। वो महिला का जो लाश है वो इसी ड्रम में है, और अगर आप मेरा साथ नहीं देते हो इसे ठिकाने लगाने में तो मैं पुलिस को ये बता दूंगा कि इस साजिश में आप भी शामिल हो। जो मकान मालिक था वो डर जाता है। डरने के बाद अब राहुल का ना चाहते हुए भी उसको साथ देना पड़ता है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि इस ड्रम को पहले निकालते हैं, क्योंकि वो ड्रम काफ़ी भारी था, राहुल के बस की तो बात थी नहीं, उसे मदद तो लेनी ही थी। तो मकान मालिक राहुल दोनों मिलकर इस ड्रम को पहले निकालते हैं। निकाल कर कुछ दूरी पे लेकर के जाते हैं और एक ऐसे स्थान को, एक ऐसे एकांत स्थान को वो चुनते हैं जहाँ पे इस ड्रम को ले जाकर इस लाश के जो टुकड़े हो गए थे, जो सड़ रहे थे, उसको बाहर निकाला जाता है। पेट्रोल साथ में लेकर के जाते हैं, इस पर पेट्रोल छिड़कते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद भी कुछ हड्डी के पार्टिकल बचे हुए थे, ये ड्रम भी उनको ठिकाने लगाना था। अब ये हड्डियों को लेकर के, इस ड्रम को लेकर के और फिर दूरी पे जाते हैं और एक नदी बह रही थी, इसमें दोनों इन चीज़ों को फेंक देते हैं। उसके बाद ये वापस आ जाते हैं, वापस आके अपनी अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इन्हें मालूम नहीं था कि इनकी की गई ये बहुत बड़ी जो एक गलती है वो किस तरह से पुलिस के सामने आएगी। जब ये सारी कहानी राहुल पुलिस को बता रहा था तो पुलिस के भी सुन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस सारी ही चीज़ों को, इस सारी ही साजिश को बुने हुए 4 साल हो गए थे। अब इस दौरान में पुलिस के लिए एविडेंस कलेक्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि जो राहुल था उसने अपनी गलती, अपना जो जुर्म था वो कबूल किया था, कबूलनामा उसका था, तो इस वजह से उसे अब अदालत में पेश किया जाता है। जब अदालत में पेश किया जाता है, राहुल का जो वकील था वो भी राहुल के साथ होता है। अब तक तो राहुल ने सारी सच्चाई पुलिस को तोते की तरह बता डाली थी, लेकिन जैसे ही उसे अदालत में पेश किया गया तो जज के सामने वो सीधे मुकर जाता है। जब जज साहब पूछते हैं कि तुमने इस महिला की हत्या क्यों की, तब उसके बाद राहुल कहता है कि मैंने किसी महिला की हत्या नहीं की है, क्योंकि जब वो अपने वकील से मिला था तब वकील ने उसको ऐसा समझाया था कि तुम्हारे जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है फॉरेंसिक टीम के लिए, क्योंकि 4 साल पुरानी ये जो है घटना है, तो तुम सीधे मुकर जाना वहाँ पे, और अपने वकील की बात मान करके वो कोर्ट में बिल्कुल मुकर जाता। अब पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम पूरी एविडेंस को कलेक्ट करने में जुटी थी। कुछ एविडेंस को कलेक्ट भी किया गया, लेकिन वो इतने ठोस थे नहीं, क्योंकि उसने बहुत डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। प्लस इसमें काफ़ी ज़्यादा साल भी हो गया था इस लाश को डिस्पोज किए हुए, तो ये पुलिस के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग एक केस हुआ, क्योंकि इसमें जो महिला मरी है उसको किस तरह से मारा गया है, वो मरी है या भी नहीं, इसे भी पुलिस को अब कोर्ट में साबित करना होगा। तो फिलहाल तो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इनकी एफआईआर जो थी, इनकी चार्जशीट जो थी वो तैयार करके कोर्ट में पेश कर दी गई है। मुकदमा चल रहा है, इस पे क्या होगा आगे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन ये कहानी अपने आप में ही बहुत अजीबोगरीब है कि लॉकडाउन के समय लोगों ने कैसे कैसे क्राइम किए, जो कि लॉकडाउन के इतने सालों के बाद पता लग रहा है। एक शख्स जो हथियार अवैध तरीके से खरीदता है, उसका जुर्म 4 साल पहले जो इतना भयानक था वो अब किसी और केस के दौरान सामने आता है।
तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप सभी जहां भी हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो फिर से अगली कहानी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।